हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर परिमेय संख्या, ठीक है, अध्याय 1 परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं, आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है, संख्या इसे हम जान लेते हैं। और रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या को जानने के लिए हम पहले थोड़ा सा पीछे का एक थोड़ा सा छोटा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से पता चलेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जैसा कि सबको पता होगा ये, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिवीजन है जिससे परिमेय संख्या को हम आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और डैश डैश डैश, मतलब अनंत तक जो गिनती की संख्याएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या। यानी जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जो गिनती की संख्याओं का समूह होता है, या कह सकते हैं जो एक परिवार होता है, जिसमें एक से लेकर के गिनती की संख्याएं होती हैं अनंत तक, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस प्राकृत संख्या में जब हम दूसरी संख्या को तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो यह समूह है, प्राकृत संख्याओं का जो समूह है, या जो ये प्राकृत संख्या का जो परिवार है, उसमें हम एक सदस्य और जोड़ देते हैं, मान, ठीक है, 0। ठीक है, हमने क्या इसमें सम्मिलित कर दिया? 0 को। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 एक सदस्य, जिसको हमने इसमें सम्मिलित कर दिया, तब यह समूह जो है प्राकृत संख्या ना हो करके क्या बन जाता है बच्चों? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो 0, जब हम प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर देते हैं, तब इस समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए अब आगे एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वह घनात्मक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? ये घनात्मक संख्याएं होती हैं। और जब हम घनात्मक संख्या में क्या मिला देते हैं बच्चों? ऋणात्मक संख्याओं को जब हम सम्मिलित कर देते हैं। ठीक है, जब हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर देते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, इस तरह की संख्याओं को जब हम सम्मिलित कर देते हैं इस समूह में, इस परिवार में, तो यह जो 0 है और जो घनात्मक संख्याएं हैं और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, वह सभी मिलकर क्या बन जाती हैं बच्चों? वह सभी मिलकर कौन सा समूह बन जाते हैं? कौन से परिवार के समूह? पूर्णांक। ठीक है, वह पूर्णांक बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब पूर्णांक के परिवार में घनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0, इन सभी को मिलाकर क्या बन जाता है बच्चों? हमारा पूर्णांक बन जाता है। अब एक बात और, अगर आपसे कोई कहे क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, और 3 पूर्णांक है? तो हाँ, 3 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, ये सभी पूर्णांक है। ठीक है, तो इस समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इस पूर्णांक के परिवार में यह जो पूरा परिवार है, यह जो पूरा समूह है, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। जब इस समूह में हम भिन्न संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है, भिन्न संख्या को सम्मिलित कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 5/4, यह क्या है बच्चों? एक भिन्न संख्या है। जब हम इस समूह में भिन्न संख्या को सम्मिलित कर देते हैं, मतलब उसमें मिला देते हैं, जब वो आ जाता है, सम्मिलित हो जाता है, ठीक है, तो यह जो पूर्णांक है, यह जो पूर्णांक का जो परिवार है, अब यह बन जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं का जो है वह परिवार बन जाता है। ठीक है, और यह जो भिन्न है, यह ऋणात्मक भी
हो सकता है, जैसे -8/5। यह भिन्न धनात्मक है और यह ऋणात्मक है। ठीक है, तो जब हम भिन्न को सम्मिलित कर देते हैं ऐसी संख्याओं को जो बटे के रूप में होता है, ठीक है, ऐसी संख्याओं को जो बटे के रूप में होता है, तो यह कौन सा समूह बन जाता है? परिमेय संख्याओं का समूह बन जाता है। ये परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज बिल्कुल नोटिस करने वाली है, 5/4 भिन्न है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन -8/5 जो है यह परिमेय संख्या है, लेकिन यह भिन्न नहीं है। ठीक है, तो जितने भी भिन्न होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या की जरूरत कैसी पड़ी, क्यों पड़ी, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में और जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहला समीकरण, मैंने यहाँ पे 2 समीकरण लिया है। पहला समीकरण है 4x = 5 और दूसरा समीकरण है 5x + 8 = 0। ठीक है, तो पहले समीकरण में हम जो है x का पहले मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, x = 5/4। कितना आ गया हमारा x का मान? 5/4। इस x के मान को, यह जो x का मान है यानी कि 5/4 जो x का मान है, इस x के मान को हम इस वाले समीकरण में रखेंगे। यहाँ पर x दिया हुआ है, तो इस x वाले मान को हम इस समीकरण में रखेंगे। तो देखिए हम लोग रखकर 4 गुना x का मान क्या है? 5/4, 5/4 और बराबर 5। ठीक है, तो 4x = 5 के समीकरण में हमने x का मान यहाँ पर रख दिया, तो यह 4 से कट गया और यह हो गया 5 = 5। मतलब कि x का मान जब 5/4 होगा तब यह समीकरण जो है बच्चों क्या होगा? संतुष्ट होगा। ठीक है, तो यह संतुष्ट होगा। और यह x = 5/4 जो है वह एक भिन्न है, जो कि एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है, जो एक परिमेय संख्या भी है। चलिए दूसरे और हम लोग यहाँ पर देखते हैं 5x + 8 = 0। यहाँ पर हम लोग x का मान निकालेंगे, तो 5x बराबर यह हो जाएगा 8, क्योंकि यह जो 8 है ये 0 के इधर चला जाएगा, बराबर के इधर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा -8, सॉरी यह हो जाएगा -8। ठीक है, तो 5x बराबर, मैं फिर से लिख देती हूँ, 5x = -8 और ये x का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ से -8/5। ठीक है, अब इस x के मान को, यह जो x का मान हमारा निकला, यह x का मान क्या निकला बच्चों? -8/5। तो -8/5 जो हमारा x का मान निकला, इसको इस समीकरण में हम लोग रखकर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको रखकर देखते हैं, 5 गुना x का मान क्या है? -8/5 और यह है +8, हम यहाँ लिख देंगे +8 और यह हो गया 0। अब क्या होगा? 5 और 5 यह कट जाएगा, तो देखिए -8 + 8 = 0। ठीक है, तो -8 + 8 जो है वह कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, +8 है तो हम इसको 8 लिख देंगे, -8 को हम इधर लिख देंगे और 8 में से 8 यानी +8 में से -8 को घटाएंगे तो यह हमारा आ जाएगा 0। यानी कि जब x का मान -8/5 है तब जाकर यह समीकरण संतुष्ट होगा। समीकरण संतुष्ट होगा मतलब बच्चों कि इधर जो दिया हुआ है हमारे बाएं ओर और दाएं ओर ये बराबर का जो चिन्ह है, जब हम x का मान -8/5 रखेंगे तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह के समीकरण को हल करने के लिए हमें x का जो मान है वह क्या है बच्चों? ऋणात्मक है। ठीक है, कैसा है? ये जो भिन्न है वह कैसा है? ऋणात्मक है। ठीक है, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब हम परिमेय संख्या की परिभाषा समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों, परिमेय संख्या जो होती है वह भिन्न के रूप में, या कह लीजिए ऐसी संख्या जो बटे के रूप में होती है। मान लीजिए p/q के रूप में। ठीक है, ऐसी संख्या जो रेशियो में होती है, बटे के रूप में होती है, जहां की q का मान जो है वह 0 नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को
हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है क्या 2 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 2 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या 4/5 जो अभी मैंने ऊपर बताया 5/4, 4/5 क्या एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं 3/0, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ये P और Q क्या है बच्चों? यहाँ पर कोई भी संख्या है। ठीक है, P किसी संख्या के रूप में P का यहाँ पे मान रखा हुआ है। तो P के बाई के 3 अगर 0 है तो क्या एक परिमेय संख्या है? तो यह परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है कि नीचे अंश बटे हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या वही संख्या होगी जहां हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये हो गया। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में जो है यहाँ पे जो समीकरण हमने हल किया, यहाँ पर x का मान जो -8/5 है। ठीक है, -8/5, तो यह भी क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या। -8/5 ही परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, 3/0 परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे हर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और 4/5 जो धनात्मक है, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया परिमेय संख्या के बारे में, हमने जान लिया परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोग अब जो है परिमेय संख्या, पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के गुण धर्म के बारे में जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो 1.1 प्रश्नावली है वो सारे नियम पर ही आधारित है। ठीक है, यहाँ पर जो गुण धर्म हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ेंगे, संख्याओं की जो गुण धर्म पढ़ेंगे, उसी बेसिस पे ही पूरी प्रश्नावली 1.1 है। तो इस अध्याय का हमें पूरा टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम प्रश्नावली 1.1 को अच्छे से बना सकते हैं।